पैगाम टीवी में डॉक्टर साहब आपका खैर मकदम है। मैं डॉक्टर फवाद हलीम साहब से बात करना चाहता हूं, जो इस वक्त बालीगंज असेंबली हल्का में मुत्तहिदा मवाद यानी CPM, कांग्रेस और ISF के मुत्तहिदा उम्मीदवार हैं। आज आइए उनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आप ISF, कांग्रेस और CPM के मुत्तहिदा उम्मीदवार मुहाज के मेंबर हैं। इस असेंबली कंस्टिट्यूंसी का सबसे अहम मसला क्या है? देखिए, इस असेंबली एक विचित्र असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ एकदम गरीब तबके के लोग बस्तीवासी रहते हैं और जो एकदम ऊंचे आलीशान बंगलों और फ्लैट में रहते हैं, जिसका एक एक फ्लैट का दाम आपका 3 से 4 करोड़ रुपया है। तो इस असेंबली हल्के का जो मसाइल है, ये मसाइल अलग अलग रंग और रूप के हैं। अगर आप बुनियादी सवाल पूछे तो हर तबके के लोगों को नौकरी का सवाल, ये बड़ा एक सवाल उनके सामने है। महंगाई का सवाल अहम है। यहाँ पे बस्ती में जो रहते हैं उनके लिए पानी और बिजली का जो बिल है, ये एक सवाल है। यहाँ पे रास्ता में जो लोग ऑटो में जाना आना करते हैं, ऑटो रूट कई एक है, लेकिन ऑटो को भरने के लिए गैस का कोई स्टेशन नहीं है इस हल्के में। इस इलाके में पार्किंग का एक समस्या होता है। इस इलाके में आपका जो तरीके के लोग रहते हैं, उनके अंदर में जो कौमी एकजुटती है, वो कौमी की एकजुटती को बरकरार रखने के लिए जिस तरीके से मगरबी बंगाल में ध्रुवीकरण की जा रही है, सांप्रदायिक और फिरकाप्रस्त सोच को लाया जा रहा है, वो भी एक समस्या है। तो इस हल्के में जैसे हिंदुस्तान की समस्या भी आपको खोज के मिलेगा, वैसे एकदम लोकल इशू कहीं जहाँ पर बस्तियों में पानी नहीं जा रहा, वो इशू भी आपको सामने मिलेगा। निकासी का मामला है, वो भी आपको सामने मिलेगा। डॉक्टर साहब, लॉकडाउन के दौरान ये कहा गया है कि आप एक मसीहा बनकर काम किए लोगों का, गरीबों का खासकर, इसके बारे में बात नहीं। देखिए, लॉकडाउन जिस दिन ऐलान हुआ उसके अगले दिन ही हमने देखा कि तमाम जो सरकारी जो जानवाहन है, रेल बंद हो गया, बस बंद हो गया, ट्राम बंद हो गई, प्राइवेट जो गाड़ी है, टैक्सी है, वो सब रास्ता से उन्हें उठा लिए गए। और इस परिस्थिति में कुछ एक बीमारी है जिसमें पेशेंट को रेगुलरली अस्पताल आना पड़ता है, जैसे डायलिसिस। अगर आप डायलिसिस ना करें तो फिर पेशेंट को मौत के घाट उतर जाना पड़ेगा, इसीलिए उसे घर से निकल करके अस्पताल तक आना ही पड़ेगा अपना डायलिसिस लेने के लिए। तो हमारे डायलिसिस सेंटर में अगले ही दिन हमारे पेशेंट एक मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वो ये था कि उन्हें प्राइवेट गाड़ी भाड़ा करने पड़े, प्राइवेट एम्बुलेंस भाड़ा करने पड़े, जहां उनका भाड़ा का खर्चा हमारे यूनिट में आने और वापस जाने के लिए 50-60 रुपया था, वो एक दिन ही में लॉकडाउन ऐलान होने के बाद वो करीब 2500-2000 रुपया में तब्दील हो गया। तो हमने अपने यहाँ पर सिद्धांत लिया कि हमारा जो 350 रुपया जो कम करके सब्सिडाइज डायलिसिस कर रहे हैं, उसको हम घटा करके 50 रुपया कर दें और 300 रुपया रियायत करें, ताकि पेशेंट और उनके घर वाले जो आते हैं और वापस जाते हैं, उनके आने जाने का खर्चा में उन्हें कुछ सहूलियत हो। और हर एक लॉकडाउन जो सरकार ने ऐलान किया, हमने अपना ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन को बरकरार रखा और कुल मिलाकर के 6231 डायलिसिस हमने 50 रुपया में किए। जिस दिन सरकार ने लॉकडाउन उठा लिया और सरकारी जानवाहन, रेल, बस वगैरह चलना शुरू किया, हम हमारे पुराने रेट 350 रुपया में वापस चले गए। यानी सिर्फ 50 रुपये में आप डायलिसिस करते हैं लोग? जी। और इस पूरे दरमियान मेरा चेंबर हम खोल के रखें और तमाम जो पेशेंट हमारे पास आए, उनका देखभाल करने का जो काम है उसे हमने अंजाम दिया। और मैं खुद बीमार हो गया था, सिर्फ उस वक्त चेंबर बंद थी, अदरवाइज मैं जिस दिन क्वारंटाइन मेरा ख़त्म हुआ, अगले दिन से मैंने चेंबर करना शुरू कर दिया। क्या महसूस कर रहे हैं आप जो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं बालीगंज के इलाकों में, कैसा लग रहा होगा? नहीं, बड़ी अच्छी फीडबैक है। लोग यहाँ पर जिस तरीके से 8 साल से मोदी ने मरकज़ में अपना हुकूमत चलाई है और जिस तरीके से ममता बनर्जी ने 10 सालों तक रियासत में अपनी हुकूमत चलाई है, उसमें आम आवाम को न नौकरी मिली है, न महंगाई पर लगाम लगा पाए हैं और उनकी ज़िंदगी में कहीं भी खुशहाली का कोई भी निशान वो नहीं दिखा पा रहे हैं। तो इस परिस्थिति में लोग विकल्प चाह रहे हैं। लोग चाह रहे हैं कि मगरबी बंगाल का जो तहज़ीब है, जो हमारी संस्कृति है, वो बरकरार रहे और ऐसे एक सरकार बने जो मुद्दों पर बात करे
और मुद्दों से हट करके जो लोग खेलना चाहते हैं और उस खेल में जो लोग शिरकत करना चाहते हैं, ये दो सियासी पार्टियों को यहाँ से निकाल बाहर करें। सर आखिरी सवाल आपसे कि ममता जी कह रही है कि 10,000 मदरसे को हमने मंजूरी दी है, हालांकि देखा जाए तो 10,000 मदरसा खुद ही नहीं है, इसके बारे में क्या? देखिए 2011 से कबल जो वादे किए गए थे और जो सियासी बात की गई थी उसका खुलासा तो हो चुका है। नंदीग्राम में 14 जो लोग मारे गए थे ये तृणमूल कांग्रेस ने कबूल कर चुकी। उनके आला लीडरशिप जो आज भारतीय जनता पार्टी में भाग गए हैं, उन्होंने कुछ खुलासा किया। खुद ममता बनर्जी ने खुलासा किया कि पुलिस की जो दाखिल जो हुआ नंदीग्राम में वो उनके लीडर जो उस वक्त शिशिर अधिकारी और उनके लड़के शुभेंदु अधिकारी के लिए हुई थी। तो ये बात तो स्पष्ट ममता बनर्जी और तृणमूल के लीडर कर चुके थे। उसके बाद जो वादे के सिलसिले आए थे वो वादों का सिलसिला जो अब आज तक पूरा नहीं हुआ, वो मगरबी बंगाल के आवाम के सामने साफ है कि अक़लियत समाज के साथ जो रिजर्वेशन का बिल उन्होंने वापस मंगाया था और कहा था कि और भी बेहतरीन बिल पेश करेंगे, वो आज तक सूरज की रोशनी नहीं देख पाई। 10,000 मदरसा को वो पहचान दे करके सरकार की हैसियत देगी, उसका भी कुछ कदम नहीं आगे बढ़ा। बावजूद हमारे बाएं महाज में आखिर में हमने जो मदरसास को लिस्ट करके रखे थे सरकारी पहचान के लिए, वो लिस्ट को भी इस सरकार ने मुकम्मल नहीं कर पाई। तो ये बात तो सीधी सी है कि अक़लियत समाज के सामने जिस तरीके से पोजीशन ममता बनर्जी और तृणमूल सरकार ली है, वो जाहिर सी बात है उनके खुद के अल्फाजों में उसका खुलासा हो रहा है। उनके कैंडिडेट नुमाइंदों के लिस्ट में गद्दार भर्ती है। उनकी जिम्मेदारी बनती है इन गद्दारों का नाम सामने लाए ताकि आवाम गलती से इन गद्दारों को वोट दे करके भारतीय जनता पार्टी का हाथ और मजबूत न करे। तो ये सब मिला करके सारी मगरबी बंगाल में अक्सरियत के समाज में और अक़लियत के समाज में एक रोष है और इस रोष के खिलाफ संयुक्त मोर्चा की तरफ लोग आकृष्ट हो रहे हैं, वो टने आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।